कि प्रधानमंत्री 1991 में जब उन्होंने यूनिटी के लिए, इंडिया की यूनिटी के लिए जो भ्रमण किया था कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर, तो वो भी जो यूनिटी का मैसेज है वो प्राइम मिनिस्टर ध्यान तो कर ही रहे हैं, लेकिन यूनिटी का मैसेज भी दे रहे हैं। विवेकानंद जी की फिलॉसफी जो है प्लूरलिज्म की और टॉलरेंस की, वो भी दुनिया को दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें अगर एक पर्यटन की दृष्टि से भी देखें राहुल जी, तो बड़ी अच्छी दिखाई देती है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। लेकिन विपक्ष आखिर कहाँ गच्चा खा जाता है, कहाँ मात खा जाता है? शायद इन तस्वीरों पर कोई पॉलिटिकल डिस्कोर्स होता भी नहीं अगर अभिषेक मनु सिंघवी ये नहीं कहते कि ये तो आचार संहिता का उल्लंघन है, अगर अखिलेश यादव ये नहीं कहते कि भाई ये तो भारत का आखिरी छोर है, उसके बाद तो पानी ही पानी है, वो ये इस तरीके की भाषा अगर वो लोग नहीं इस्तेमाल करते तो हो सकता है खाली इस पर एक बहुत सुंदर तस्वीर है, चर्चा होती, आगे बढ़ते। देखिए, एक बार पहले भी चर्चा हो रही थी। देखिए, प्रधानमंत्री, देश का जब कोई प्रधानमंत्री होता है ना, तो वो ऐसे ही नहीं कहीं जा सकता है। मतलब ये बिना बताए चले गए तो हल्ला हो जाएगा, कहाँ गए प्रधानमंत्री भाई? तो उनको बताना ही पड़ेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अगर उनकी इच्छा है, कुछ भी करने की इच्छा हो, तो उनकी इच्छा थी कि वो ध्यान करने। मुझे नहीं पता कितने लोग जो है विवेकानंद रॉक पे गए हुए हैं, वहाँ पे क्या देखा हुआ है उन लोगों ने, जिस कमरे में उन्होंने ध्यान। लेकिन ये तस्वीर देख के फिर मन करता है कि कब जाऊं। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। वहाँ पे जो ये कमरा है जिसमें उन्होंने ध्यान किया है, वो ब्लैक मार्बल से बना हुआ कमरा है और एकदम घुप अंधेरा होता है, सामने ओम जो है वो स्थापित है। तो बड़ा सुंदर जगह है, बहुत ही मतलब पीसफुल। आप अगर वहाँ जाएं तो अगर उस कमरे में बैठे तो बहुत मन को शांति मिलती है, तो ऐसी जगह है। और दूसरा, आप बोट से जाते हैं और बीच पानी में ये रॉक है जहाँ पे ये सब कुछ होता है। तो मुझे लगता है कि बहुत, जब प्रधानमंत्री किसी स्थान को चुनते हैं, बड़ा सोच के चुनते हैं कि उसका स्पिरिचुअल, उसका क्या महत्व है। उसमें जब वो एक इससे पहले 2014 में उन्होंने शिवाजी महाराज के वहाँ पे, जहाँ पे शिवाजी प्रतापगढ़ में उन्होंने स्टार्ट किया था। उसके बाद 2019 में उन्होंने दूसरी जगह किया। तो उनका एक कंसिस्टेंसी भी है कि मैं जो हूँ, इस तरह की चीज़ों में वो बिलीव करते हैं, अध्यात्म में, और इस तरह की चीज़ें करते हैं। अब हम ये तो नहीं कह सकते ना कि बाकी विपक्षी नेता जो है कहाँ कहाँ जाते हैं, है ना। बहुत सारे विपक्षी नेता बहुत जगह जाते हैं, उनकी जिस तरह की इच्छा होती है वो कहाँ जाते हैं। समीर जी, आप क्यों हंसने लगे? कहाँ जाते हैं? नहीं, वो जो सब समझ रहे हैं वही मैं समझ रहा हूँ। क्या समझ रहे हैं? राहुल जी कंटिन्यू करें। हाँ। नहीं तो मैं देखिए, अगर मैं ये भी मानता हूँ कि राहुल जी नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मैं राहुल जी के बारे में बात नहीं करेंगे, मैं पर्सनल चीज़ों में बात नहीं करता हूँ किसी के भी। तो मुझे ये लगता है कि अगर बाकी विपक्षी नेता भी इसको पॉलिटिकली मैसेज देना चाहते तो उनको भी इस तरह की सोच रख सकते थे। वो इस तरह का कुछ भी कर सकते थे, और ऐसा मीडिया उनको दिखाता। जब भी कोई चीज़ किसी ने की है, अगर किसी ने फल तोड़े हैं कहीं पे जाके अपने गार्डन में और आमलेट बनाया तो दिखाया गया ना, उन्होंने कुछ और किया तो दिखाया गया। तो इस तरह से बाकियों को भी दिखाते, पर सोच होनी चाहिए थी ना कि अगर प्रचार नहीं भी करना है तो किस तरह से प्रचार हो सकता है। तो ये पॉलिटिकल माइंड जो हमेशा पॉलिटिक्स सोचता है वही ये कर सकता है। मैं एक बार पवन आपका फिर से रुख कर रही हूँ। ये तस्वीरें हम देख रहे हैं और एक अंदाजा हमें समझ में आ रहा है कि वो नाव पर सवार हो गए और वापस लौट रहे हैं। क्या हम कोई स्टेटमेंट, कोई बात प्रधानमंत्री जी की एक्सपेक्ट करें कि वो यहाँ से जब निकलेंगे तो क्या कोई संदेश देंगे देश को? क्योंकि अब ये तो आखिरी चरण का मतदान है और अब तो बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं बाकी है, पोलिंग भी ख़त्म होने में बस कुछ ही घंटे का इंतज़ार है। इस वक्त 3:16 का वक्त हो रहा है। क्या मोदी जी कुछ बोलेंगे? जी मीनाक्षी, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाव में सवार होकर उस डॉक पर आने वाले हैं जहां से उतरकर उन्हें कार के काफिले में सवार होना है। जहां तक आपका सवाल कुछ बोलने का है तो 2019 में हमें याद है कि उन्होंने जेपी नड्डा के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस बात की संभावना कम है कि वो यहां कुछ बोले, लेकिन हाँ, चुनाव की समाप्ति के बाद हो सकता है कि उनकी तरफ से कोई वक्तव्य आए, लेकिन वो यहां कम से कम इस ध्यान साधना के बाद यहां तो नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गेस्ट हाउस आएंगे और यहां से वो सीधे दिल्ली के लिए रवाना होगा, ये आइटनरी बताई गई है। जो नाव आपको अपने स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रही है, इसी नाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार हैं और इसी नाव से उतरकर सामने गाड़ियों का काफिला है जिस पर नरेंद्र मोदी सवार होंगे। एक रैंप बनाया गया है इसके जरिए और यहां बड़ी संख्या में लोग आसपास होटलों की छतों पर खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक झलक देख लेना चाहते हैं। ये आखिरी चरण के मतदान के बाद कन्याकुमारी दौरे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आखिरी चरण है। आपकी उम्मीदों के अनुरूप शायद यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई वक्तव्य,
कोई संदेश, कोई भाषण ना दें, लेकिन हाँ, ये तस्वीरें जरूर हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब विवेकानंद रॉक और त्रिवल्लुवर के स्मारक से वापस डॉक पर आ चुके हैं। अब इस नाव से उतरकर वो अपने काफिले में सवार होंगे जो उनको हेलीपैड तक लेकर जाएगा। बिल्कुल पवन, आप ये तस्वीरें दिखाते रहिएगा, लेकिन आप जहां पहुंचे हैं कई आम लोगों से भी आपकी चर्चा जरूर हुई होगी, बातचीत जरूर हुई होगी। इस दौरे को लेकर या प्रधानमंत्री के पूरे दक्षिण रुख को देखकर लोग क्या चर्चा करते हैं वहां पर? बिल्कुल, आपको मीनाक्षी ये बताना चाहूंगा मैं, अक्सर हम लोगों से बात करते हैं दक्षिण भारत में कि अब की बार बहुत बड़े चमत्कार की उम्मीद हो रही है। आपके साथ 3 एक्सपर्ट हैं, शायद वो केरल में बीजेपी को एक भी सीट ना दे, लेकिन हमने जब लोगों से बात की तो अब की बार केरल में बीजेपी का खाता खुल रहा है। ये राजनीतिक विश्लेषक नहीं, जनता हमें यहां बता रही है, और दक्षिण में भी उनकी परफॉर्मेंस में सुधार होगा। ये जनता का फीडबैक हम आपको बता रहे हैं, ना हम किसी पोलिंग बूथ पर गए, हम जिन आम लोगों से मिल रहे हैं उनका बूथ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दक्षिणतम छोर पर आना ये संकेत देता है, ये इशारा करता है कि किस तरीके से दक्षिण उनकी प्रायोरिटीज में रहा है, चाहे वो राजनीतिक दृष्टि से या फिर जिस तरीके से राहुल गांधी ने साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया की बात करते हुए डिवाइड की बात की थी। उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीखा हमला आया था, वो यहाँ के पोएट जैसे अभी त्रिवल्लुवर की मूर्ति पर जो माल्यार्पण किया है, कहा जाता है कि दक्षिण के कबीर हैं, उनकी टीचिंग्स का हवाला उन्होंने कई बार भाषणों में दिया है। और जो तमिल संगमम वाराणसी की भूमि पर हुआ था, जिसमें यहाँ काशी विश्वनाथ से दर्शन करने के लिए तमिलनाडु से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, तो जो भाषाई दीवार माना जाता था कि राजनीतिक बैरियर है, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार्मिक भावना के साथ तोड़ने की कोशिश की है। अब वो भाषाई दीवार लांघने में बीजेपी कितनी कामयाब होगी, उस पर भी सबकी नजर होगी। और अब अगर आप तस्वीरें देख पाएं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस बोट से उतर चुके हैं। मेरे कैमरामैन अगर जूम करके दिखाएं तो आप उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस को उतरते हुए देख रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे। तो बिल्कुल पवन, आप बने रहिए हमारे साथ। और जो बात आप कह रहे थे कि जो फीडबैक आपको मिलता है लोगों से, आरती जी, उन्होंने कहा कि केरल में भी कमल खिलने जा रहा है। कुछ दिन पहले इंडिया टीवी को इंटरव्यू जब गृह मंत्री अमित शाह दे रहे थे, उन्होंने भी कहा कि हम दक्षिण में जबरदस्त परफॉर्म करने जा रहे हैं। अगर 1-2 सीटें कहीं हमें उत्तर भारत में कम भी हुई तो वो सारी सीटें हम दक्षिण से स्कोर करेंगे, फिर उसमें चाहे वो तमिलनाडु हो या आंध्र प्रदेश में, तो वो कह रहे हैं कि हम ही हम होंगे। देखिए, अभी ये कहना मुश्किल है कि कितनी सीट्स मिलेंगी दक्षिण में, लेकिन ये ज़रूर है, अगर आप बीजेपी का रिकॉर्ड देखें ओवर द इयर्स, हर पार्लियामेंट्री इलेक्शन में पिछले 10 साल में अगर देखें तो बीजेपी का वोट शेयर जो है दक्षिण में बढ़ा है, घटा नहीं है। और मुझे लगता है इस बार वो बेटर परफॉर्म ज़रूर करेंगे। केरला में भी इनफैक्ट सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए कि संगठन मैं इस वक्त जो हो रहा है, क्या उससे उसको कनेक्ट कर लूं आरती जी, अगर आपकी इजाजत हो। यहाँ नोएडा में बड़ी तेज की हवाएं चलने लगी है, और थोड़ी देर में हम एग्जिट पोल भी दिखाने जा रहे हैं। तो इस एग्जिट पोल पे किसके लिए हवा चलती हुई दिखाई देगी? तूफान आने वाला है। ये तो इस वक्त तूफान आ रहा है। आंधी में उड़ेंगे, सब आंधी में उड़ जाएंगे, मोदी की आंधी में उड़ने वाले हैं सब। ये तूफान बिल्कुल संकेत दे रहा है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार वापस आएगी पावर में। नहीं तो तूफान के साथ आएगी राहुल जी, या हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी? अब किसका तूफान है ये तो आपको 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन ये बात ज़रूर है कि मैं मानता हूँ कि 300 के लगभग सीटें जो है वो बीजेपी अपने दम पर जो है वो जीत के आएगी। और जहाँ तक केरला की बात वो कर रहे थे, बीजेपी 6-7 सीटें ऐसी हैं जिस पर बहुत ही अच्छा चुनाव लड़ रही है। जैसे पत्थनमथिट्टा एक सीट है जिसपे अनिल एंटनी जो है, ए.के. एंटनी कांग्रेस के नेता होते थे, उनका बेटा जो है बीजेपी से चुनाव लड़ रहा है। आलापुजू की सीट है, वो शोभा सुरेंद्रन वो लड़ रही हैं बहुत अच्छे से। तिरुवनंतपुरम की सीट जो है, राजीव चंद्रशेखर जो है वो बहुत टफ फाइट दे रहे हैं शशि थरूर को। तो ये सारी ऐसी सीटें हैं, त्रिशूर, अतिंगल और पलाकाड, ये ऐसी सीटें हैं जहाँ पे बीजेपी को उम्मीद है कि वो जो है कोई सीट निकाल सकती है। लेकिन ऐसा कोई बहुत ज़्यादा दक्षिण में भूचाल आ जाएगा बीजेपी की वजह से, ऐसा नहीं लगता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि तमिलनाडु में भी ऐसी 2-3 सीटें हैं जो बीजेपी निकाल सकती है। समीर जी,
आंधी तूफान का असर होगा। मतलब देखिए, जोक सपाट कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके का कैंपेन किया है दक्षिण भारत में, जिस तरीके की चर्चा यहाँ नॉर्थ में भी दक्षिण के राज्यों को लेकर, वहाँ के एक एक कैंडिडेट को लेकर, इससे पहले कभी नहीं हुई। कम से कम मेरी मेमोरी में तो नहीं हुई। आप सीनियर हैं, आप ज्यादा बेहतर बताएं। और देखिए, जब 2019 का चुनाव परिणाम आया था, प्रधानमंत्री मोदी भाजपा के मुख्यालय में संबोधन करने के लिए आए थे कार्यकर्ताओं को। उस संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया था केरल का। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हमें प्रचंड बहुमत मिला है, हम 303 सीटों से जीते हैं, लेकिन केरल जैसा छोटा राज्य जहाँ से 20 सीटें आती हैं, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल नहीं खिला है। ये छोटी सी चीज़ मुझे चुभती है। उन्होंने उस समय यह कहा था। और उस समय बाद में जब संगठन की बैठक हुई थी तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और केरल में हमें घर घर पहुँचना है। अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश को वहाँ संगठन के माध्यम से पहुँचाया। सीटों में कितना कन्वर्ट होगा ये कहना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आज केरल के अंदर हर घर में भारतीय जनता पार्टी के कमल के चिन्ह को हर व्यक्ति जानने लगा है। ये एक बड़ा अचीवमेंट है। जिस पार्टी को 5 साल पहले तो कोई जानता नहीं था कि कमल का फूल किसका चुनाव चिन्ह है, आज केरल के अंदर और तमिलनाडु में अन्नामलाई के कारण घर घर में कमल के फूल को जानने लगे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ अपना एक बेस और बुनियाद बना ली है। भले ही आज सीट नहीं मिले, अगले साल तमिलनाडु में चुनाव है विधानसभा के। आप कह रहे हैं तमिलनाडु में सीट नहीं आएगी, ऐसी संभावना है? या आप सीट आ सकती है, हाँ। सीट आ सकती है, लेकिन अगर सीट भी भारतीय जनता पार्टी की नहीं आती है तो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक वहां दुगना होने जा रहा है। वो तमिलनाडु हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो केरल हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो। देखिए, आंध्र प्रदेश को तो लेकर गृहमंत्री अमित शाह के तो बात और ऐड कर ये देता है हूं कि वो क्लीन स्वीप कर रहे हैं। देखिए, केरल में ऐसा नहीं है कि बीजेपी जो है वो, आरएसएस का बहुत अच्छा काम जो है केरल में हमेशा से होता है, और आरएसएस ने बहुत जोर भी लगाया था केरल में कि केरल में बीजेपी जो है वो किसी तरह से इनरोड्स बना पाए, लेकिन सीटों में वो कभी तब्दील नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि केरल में जो है बीजेपी का मतलब या आरएसएस का कोई संगठन नहीं, संगठन बहुत मजबूत है, लेकिन वो सीटों में तब्दील नहीं हो पा रहा था। तमिलनाडु में भी जो के अन्नामलाई है, उन्होंने जिस तरह से रिवाइव किया है बीजेपी को, वो अपने आप में देखने वाली बात है। उनकी यात्रा मन एन मक्कल जो उन्होंने यात्रा शुरू की, उसमें जिस तरह से रिस्पांस आया, वो भी अपने आप में एक इंडिकेशन है कि बीजेपी जो है आने वाले समय में जो तमिलनाडु है उसमें बहुत अच्छा इनरोड बनाएगी। आतिश जी, केवल बात दक्षिण की नहीं है, बल्कि हम उत्तर भारत की भी बात करें। आज पूर्वांचल में उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान हो रहा है, इस वक्त भी चल रहा है। और अगर बीजेपी लेड एनडीए के लिहाज से भी हम कहें, बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है बीजेपी का यहाँ पे। अगर हम बीजेपी क्रिकेट की भाषा में कहें कि बड़े डिफेंसिव मोड में है कि जितना है उसे तो रिटेन करना है। और पिछली मर्तबा जो 2 सीटें थी, गाजीपुर और घोसी, वो भी अपने पास लेकर आनी है। उसमें इस तरीके का सेंटिमेंट, पूजा पाठ, संस्कृति, आध्यात्म, योग, क्या इसका कोई असर जाता है? क्या लोग सोचते हैं इस बारे में, चर्चा करते हैं, या वो विकास सोचते हैं, उनके घर में क्या पहुंच रहा है, उन्हें कितना फायदा है किस सरकार से, वो ये सोचते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जो मैं कहूँगी राजनीतिक ऐतिहासिक भी है, राजनीतिक भी सबसे बड़ा इवेंट जो हुआ वो हुआ कि राम मंदिर बना और प्राण प्रतिष्ठा हुई, जहां प्रधानमंत्री खुद गए। और उसका जो इन्फ्लुएंस है आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इतने शतकों से जो मसला था वो हल हुआ, किसी लड़ाई झगड़े के बगैर हुआ, बहुत ही लोकतांत्रिक ज़रिए से हुआ। और उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट मुझे लगता है कि ग्राउंड पे है। और जो आपने कही कि संस्कृति की बात, अपनी धरोहर की बात, वो बिल्कुल इन्फ्लुएंस करती है। साथ ही साथ में विकास की जहाँ तक की बात है, अगर प्राइम मिनिस्टर की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी आप देखें, वाराणसी, जो स्मार्ट सिटी का इनफैक्ट बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, वाराणसी कितनी एक गंदा शहर हुआ करता था, बेशक हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर थी, लेकिन जितना नेग्लेक्ट किया गया था आज़ादी से लेकर 2014 तक, तब तक मैं कहूँगी वाराणसी पूरे देश के मैप पे कहीं नज़र ही नहीं आता था किसी एक अच्छे साफ सुथरे शहर के लिस्ट में। लेकिन अभी अगर आप देखें कि कितना डेवलपमेंट वाराणसी हुआ, वैसे ही अगर आप लखनऊ देखें, कोई भी आप शहर लीजिए उत्तर प्रदेश का, पिछले 10 साल में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है यूपी में, वो वाकई सराहनीय है। क्योंकि यूपी कहा जाता था कि पूरा देश बदल जाएगा लेकिन यूपी नहीं बदलेगा, और उसमें जो चेंज आया है वो बेशक योगी जी की सरकार ने जो लॉ एंड ऑर्डर पे फोकस किया, प्राइम मिनिस्टर ने खुद डेवलपमेंट पे फोकस किया, लेकिन साथ ही साथ राम मंदिर
और जो आज विवेकानंद जी का जो मैसेज या इन्फ्लुएंस है वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है, और उसका प्रभाव, उसका आउटकम हम इलेक्शन रिजल्ट्स में बिल्कुल देखेंगे। मुझे लगता है कि बीजेपी बहुत अच्छा करेगी यूपी में, जितनी उनके पास है वो तो है ही है, और जी। भी मुझे लगता है उसमें बढ़ोतरी होगी। सिर्फ उनकी उत्तर सीट से। प्रदेश ही नहीं, आज इस वक्त बिहार की 8 सीटों पर भी मतदान हो रहा है, और राहुल जी इनमें से 4 सीटें ऐसी हैं जो पूर्वांचली छोर में हैं, वो भी उसी पूर्वांचल बेल्ट की आती है, जिसमें हम उत्तर प्रदेश के इन 13 सीटों को गिनते हैं। कितना असर वहां पर बीजेपी का, कितना स्ट्रॉन्ग होल्ड, क्योंकि ये तो 8 की 8 सीट बीजेपी के खाते में गई थी, एनडीए के खाते में गई थी। क्या तेजस्वी यादव की कैंपेनिंग, ये संविधान बचाने का चुनाव है, ये लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, ये रोजगार दिलाने वाला चुनाव है, ये मैसेजिंग ठीक तरीके से लोगों तक पहुंची है? देखिए, ये बात तो बिल्कुल साफ है कि बिहार में भी बीजेपी 17 सीटें जो लड़ रही है उसको अपनी सीटों पे इतना शंका या शुबा नहीं है जितना कि उसको जेडीयू की सीटों पे शंका शुबा है। अब इस फेज में भी अगर आप बात कर लेंगे तो एक सीट पाटलिपुत्र की मुझे लगती है, जिसमें लालू प्रसाद यादव जी की बेटी जो है वो रामकृपाल यादव वर्सेस मीसा भारती। हाँ, रामकृपाल यादव और मीसा भारती जो है वो चुनाव लड़ रही है। वो एक सीट ऐसी हो सकती है जिसको लेकर आप बात कर सकते हैं, वरना आज ज्यादा नुकसान वहां पे जो होगा वो जेडीयू को नुकसान होगा। जेडीयू को वहाँ पे जो बार बार उन्होंने अपने जो दल बदल किया है या जो पलटी मारी है, उसको लेकर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के खिलाफ कहीं ना एक जो है वो शंका पैदा होती है। दूसरी तरफ आरजेडी जो इस तरह से चुनाव लड़ रही है वो बहुत अच्छा, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते कि बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है, और जिस तरह से मेहनत की है वहाँ पे आरजेडी ने, वो आपको इन चुनावों में देखने को मिलेगा। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जेडीयू को वहाँ पे भी ज़्यादा नुकसान होगा, एलजेपी को नुकसान हो सकता है, लेकिन बीजेपी अपनी जो 17 सीटें हैं उसी तरह से बना। समीर जी, देखिए तेजस्वी यादव की अभी जो बात राहुल जी ने कही, आज भी जब वो मीटिंग के लिए पहुंचे, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी अध्यक्ष के घर पे एक मीटिंग चल रही है, उसमें राहुल गांधी हो गए, तेजस्वी यादव हो गए, अखिलेश यादव हो गए, वो पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में शरद पवार भी जो है इस मीटिंग में पहुंचने वाले हैं। तेजस्वी यादव की जिस तरीके से राजनीति रही है, जिस तरह से उन्होंने कैंपेनिंग की है, हमने देखा कि व्हील चेयर पर भी थे लेकिन रैलियां और सभाएं करते रहे, कोई ओछी टिप्पणी नहीं की उन्होंने। जिस तरीके से हमने अखिलेश यादव को भी 1-2 बार सुन लिया, या फिर ये हमने खटाखट फटाफट क्या क्या और क्या चर्चाएं नहीं हुई। तेजस्वी यादव की अगर स्पेशली मैं बात करूं, किस तरीके की राजनीति आपने देखी? देखिए, तेजस्वी यादव राजनीति में आना नहीं चाहते थे, वो क्रिकेटर बनना चाहते थे, वो क्रिकेट के खिलाड़ी थे और दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से आईपीएल में थे। ये ठीक है कि उन्हें टीम में खेलने का सौभाग्य नहीं मिला, वो एक सफल खिलाड़ी नहीं बन पाए क्रिकेट के, लेकिन एक सफल राजनीतिक जरूर बन गए वो। जिस तरीके से उन्होंने आरजेडी को संभाला है, लालू के बाद एक कहा जा रहा था कि वो पार्टी डूब जाएगी, लालू प्रसाद जेल में गए, उसके बाद जिस तरीके से पार्टी को उन्होंने संभाला है, तो तेजस्वी यादव इस बात को जानते हैं कि लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव है, यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करना चाहिए। तेजस्वी यादव ने अगर वहाँ पर 250 प्रचार अभियान किया है तो वो लोकसभा चुनाव से ज़्यादा उसी साल के अगले साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रख के उन्होंने किया है। तेजस्वी यादव इस बात को जानते हैं कि नीतीश कुमार के पास अब बहुत ज़्यादा राजनीतिक समय बचा नहीं है। जिस तरह से नीतीश कुमार बार बार पलटी करते रहे और उम्र के जिस दौर में पहुंच गए, अगले बार नीतीश कुमार कह चुके थे कि अगला जो लोकसभा चुनाव होगा 2025 का, विधानसभा चुनाव होगा बिहार का, तब मैं मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं रहूंगा। तेजस्वी यादव वही गैप ढूंढ रहे हैं। वो जानते हैं कि ऐसा बड़ा वोट बैंक है जो नीतीश कुमार के साथ जुड़ा हुआ है, उस वोट बैंक में अगर मुझे सेंध लगाना है तो मुझे पूरे बिहार का दौरा करना पड़ेगा। तेजस्वी यादव की नज़र बिहार की विधानसभा पे चुनाव पे 2 सांसद या 3 सांसद जीतने से, जिनका 2019 में एक भी सांसद नहीं था, तेजस्वी यादव और आरजेडी को बहुत फायदा नहीं मिलेगा। ये तेजस्वी उनका यादव फोकस की मुख्यमंत्री बनने की ओर है। बिल्कुल, मैं वही कहने चाह रही थी कि तेजस्वी यादव की जितनी भी साधना है, जितना भी प्रयास है, वो विधानसभा चुनाव की तरफ भी है, वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं 2025 में।